गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अगस्त 16 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वहां पे हम लोग सेवन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वो पहले एक्चुअली स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन वो बाद में जो है कंकरेंट लिस्ट में चला गया। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने दोबारा से उसको स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन करने की बात की है। तो ये स्टेट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, वो थोड़ी हम लोग बात करेंगे, स्पेशली सेवन शेड्यूल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये परसों भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया था। ये पुराना सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आज जो लोग बात करेंगे टेक्स्ट सेक्शन से थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे कि कावेरी रिवर को लेके इतना डिस्प्यूट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट का वहां पे क्या रोल रहा है, कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स वहां पे बनाए गए हैं और प्रेजेंटली वो न्यूज में क्यों है, वो थोड़ा हम देखेंगे। उसके अलावा इंडिया में कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो रहने वाला है डीम फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में है। डीम फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस वगैरह को जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे ये, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। विंडफॉल गेन टैक्स क्या होता है, रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन दोबारा से न्यूज में है, तो जो स्टूडेंट नए हैं प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है। जानने की कोशिश करेंगे होता क्या है, क्यों इसको अभी इंप्लीमेंट किया गया है। उसके अलावा जो आज का एडिटोरियल है वो है पॉवर्टी मेजरमेंट के बारे में। इकोनॉमी सेक्शन से ये लिया गया है, तो जिन स्टूडेंट्स के इकोनॉमी के बेसिक्स क्लियर हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, उनको लेकर थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत बात करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए जी। लेकिन एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि बड़े टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की, फाइनली हम लोगों ने प्रयास जो है उसको लॉन्च कर दिया है। वो 11 अगस्त से शुरू हो चुका है, तो 3-4 दिन हो चुके हैं। इसमें हम लोग आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। वो लगभग 45 से 55 डेज तक का ये प्रोग्राम आपका रहेगा, जिसमें आप इसमें पूरी आंसर राइटिंग जो है स्किल सीख सकते हो। देखा, परफेक्ट तो नहीं हो सकते, वो तो आप प्रैक्टिस करने से ही आएगा, लेकिन जो बेसिक्स चीजें हैं डेफिनेटली अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरह से आंसर राइटिंग अलग अलग होती है वो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली सीखेंगे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 928189130503, यही पूरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, फाउंडेशन कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, और जो करंट अफेयर का प्रोग्राम हमारा हर सैटरडे को चलता है आप वो भी कर सकते हो इसी व्हाट्सएप नंबर से। या फिर आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है तो वो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। SC ये कोड दिया हुआ है, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। चलिए जी, अनाउंसमेंट भी जरूरी है। चलिए, अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, सेवन शेड्यूल एंड द एजुकेशन। ये बेसिकली आज के द हिंदू न्यूज पेपर अगर पढ़ोगे पहले पेज पे ही न्यूज आई हुई है, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिमांड की है कि साहब जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सेवन शेड्यूल की बात करता है, देखिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राइट। हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरल है, यूनिटरी तो नहीं है। फेडरल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको उनके अधिकार मिले हुए हैं, उनको उनका एरिया मिला हुआ है, सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं जिनमें वो अपनी पावर एक्सर्ट कर सकते हैं। इनके स्टेट के अलग सब्जेक्ट है जहां पे वो पूरी तरह से फ्रीडम होती है, ऐसे ही सेंटर के अलग सब्जेक्ट होते हैं जिनको पूरी तरह से फ्रीडम होती है। मतलब दोनों लेवल पे आपको पावर दी गई है, इसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टेट वाले सब्जेक्ट में सेंटर इंटरफेयर कर सकता है, यस, कुछ मामलों में खासकर बात करेंगे हम लोग, बट यस, ये जो सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है कि उनके ऊपर आराम से कानून बना सकता है। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आया करता था। बाद में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन स्टेट आपको पता चल गया। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जहां पे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट भी वहां पे कानून बना सकता है, सेंटर भी उसमें कानून बना सकता है। लेकिन अगर सेंटर कानून बनाता है कंकरेंट लिस्ट में, तो स्टेट वाला जो कानून सेम लिस्ट में होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि सेंटर की पावर यहाँ पे ज्यादा होती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ये सब चीजें होती हैं। और तमिलनाडु के अंदर आपको पता है कि नीट सब्जेक्ट को लेके, एग्जाम को लेके कितनी कंट्रोवर्सी है। तमिलनाडु बार बार ये डिमांड कर रहा है कि भैया जो नीट जो है उसको एग्जामेशन दे दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु में एजुकेशन सिस्टम में जो खासकर मेडिकल में
जो है रूरल एरिया से जो बैकग्राउंड से बच्चे आते थे उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। खैर वो एक अलग टॉपिक है जिसके हम लोग बाद में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ 7th शेड्यूल के बारे में। इंडिया में अगर एजुकेशन सिस्टम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसको कई सारे लेवल पे, बेसिकली 4 लेवल पे डिवाइड किया गया है। तो जो प्री प्राइमरी लेवल होता है दैट इज 5 to 6 ईयर्स। प्राइमरी लेवल जो होता है 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21 एक मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर भी हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया है। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन जो है वो यहाँ पे प्राइमरी लेवल से शुरू हो जाता है। प्राइमरी लेवल से शुरू होता है, वो प्री प्राइमरी लेवल से नहीं होता, ध्यान देना आपने। राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल से शुरू होता है, प्री प्राइमरी नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन आप समझ गए होंगे, जिसमें 25% जो सीट्स होती हैं वो गरीब बच्चों को बेसिकली दी जाती हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। सेकेंडरी लेवल की शुरुआत होती है 14 साल से 18 साल की उम्र तक, जहां पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जाता है। और हायर एजुकेशन की जिसमें हम लोग बात करते हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी वगैरह वो आपके कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया पीएम उषा से, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये हम लोगों ने कल आर्टिकल किया था, परसों किया था बेसिकली। ये हायर एजुकेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर 7th शेड्यूल की, जब इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसके अंदर 66 आइटम्स थे। यानी कि ये वो आइटम है, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्री होती है कोई भी कानून बनाने को लेके। बाद में कुछ आइटम्स को जो है वो 61 मतलब चेंज कर दिया गया, और कुछ आइटम्स को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया स्टेट लिस्ट से। तो 76 के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वहां पे एजुकेशन, forest, protection of the wildlife animals and the birds, and the weights and the measures, and administration of the justice, constitution and the organization of all courts except the supreme court and the high courts। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो 66 से 61 मतलब 5 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, और लिस्ट हो जाती है 61 की अभी प्रेजेंटली। ठीक है, ये तो बात हो गई। नॉर्मल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं इनके जब जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर उनके ऊपर कानून बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं वो सेंटर के पास चले जाते हैं, वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। 3 केस होते हैं बेसिकली। पहला, जब राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करे किसी भी आइटम को लेके। पहली कंडीशन, जब देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही हो उस सिचुएशन में, मतलब। और जब तीसरे केस में, जब एक से ज्यादा स्टेट्स पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप ये स्टेट लिस्ट वाले को के ऊपर कानून बना दीजिए। ठीक है, 3 आइटम होते हैं बेसिकली यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे किसी आइटम को सेंटर के द्वारा कानून बनाने को लेके। और तीसरा, जब 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 स्टेट्स मिलके एक रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से कि साहब आप इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर कानून बना दीजिए। 3 केस में ये किया जा सकता है। अब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। उसके अलावा जब कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना होता है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, उस केस में भी जो कानून होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। राइट। जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, उस केस में भी जो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर कानून पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। राइट, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। There are 20 subjects in the state list on which state legislature have exclusive power to levy the taxes। 20 सब्जेक्ट तो इसमें सिर्फ मतलब आउट ऑफ 61 20 सब्जेक्ट तो सिर्फ टैक्स को लेके हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही उसमें कर सकती है। उसके लिए एक छोटा सा चेंज किया गया था 1991 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, जब हम लोगों ने अपने जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, उसके लेकर स्पेशल प्रोविजन बनाए थे। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये 3 सब्जेक्ट सेंटर के पास चले गए थे। उसके मतलब उसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं एनसीआर रीजन के अंदर वो केजरीवाल की गवर्नमेंट करती है, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है होती है वो करती है। ये 7th शेड्यूल के बारे में यू शुड हैव दीज आइडियाज। ठीक है जी। आर्टिकल 249 gives parliament the power to legislate concerning a subject enumerated in the state list in the national interest। अगर कोई ऐसा सरकार को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है, तो आर्टिकल 249 का यूज करके वो उसके ऊपर जो कानून है वो सेंटर बना सकता है स्टेट की बजाय। ये थोड़ी चीजें आपको 7th शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में रेगुलरली
सेवन शेड्यूल को लेके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे क्या बताना है, आपने ये बताना है कि जो इंडिया का 8th शेड्यूल है वो किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। आपको क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में यहां से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था 7th शेड्यूल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is the Kaveri water sharing issue flaring up again? अप अगेन का मतलब क्या है भैया, वो दोबारा से इशू उठ खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये इशू पहले ठंडा हो चुका था। तो ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है या कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, ये इशू हर 2-3 साल के बाद खड़े हो जाते हैं, फिर थोड़े शांत हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि भैया पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। इसे आप ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हो, इसे आप इंडस्ट्री के लिए भी यूज करते हो, इसे आप इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज करते हो, राइट। और जो अगर हम साउथ इंडिया को देखें तो साउथ इंडिया एक पेनिनसुला है, और वहां पे जो हमारे रिवर्स हैं वो ऑल सीजनल रिवर्स नहीं है, यानी कि मॉनसून के दौरान उनमें खूब पानी रहता है, लेकिन नॉन मॉनसून सीजन में वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब मॉनसून नॉर्मल से कम हो जाती है, मॉनसून के दौरान भी उन रिवर्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है। और सीधा सा खेल है भाई डिमांड और सप्लाई का। डिमांड ज्यादा है क्योंकि ये वो सीजन है जहां पे पैडी कल्टीवेशन की जाती है, सप्लाई कम हो गई क्योंकि मॉनसून जो है वो बिलो नॉर्मल हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो डिस्प्यूट भी होंगे ही। रिसोर्स तो कॉमन है, जरूरत सभी को है। तमिलनाडु को भी रिक्वायरमेंट है, केरला को भी रिक्वायरमेंट है, कर्नाटक को भी रिक्वायरमेंट है, पुडुचेरी को भी रिक्वायरमेंट है, सबको रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिवर एक है, पानी उसमें लिमिटेड है, तो डिमांड तो बढ़ेगी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, इरिगेशन के लिए भी हमें वाटर चाहिए क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो डिस्प्यूट इस तरह के आपको 2-3 साल में नजर आते हैं जब मानसून थोड़ा सा कम कम हो जाता है। वही डिस्प्यूट इस बार भी यहाँ पे नजर आया है। तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से के अंदर ये केस डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है, कर्नाटका से रिक्वेस्ट की है और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि साहब प्लीज आप कर्नाटका को डायरेक्शन दीजिए कि वो 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड वाटर जो है वो रिलीज करें तमिलनाडु को, क्योंकि तमिलनाडु में इस समय पैडी कल्टीवेशन पीक पे होती है, उनको पानी चाहिए लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। It also urged the court to direct Karnataka to ensure release of 36.76 TMC, 1000 million cubic feet for September 2023। ये कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना चल रहा है। उन्होंने सितंबर के लिए भी डिमांड कर दी है कि इतना होना चाहिए, और ये अपने मन से डिमांड नहीं कर रहे हैं। 2007 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि इतना पानी तमिलनाडु को मिलना चाहिए, लेकिन कर्नाटका यूजली ऐसा करता नहीं है। और ये जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, बेसिकली वो मंथली शेड्यूल के ऊपर किया गया है। और ये मंथली शेड्यूल में किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये मानसून सीजन में अलग किया गया है और नॉन मानसून सीजन में अलग किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एज पर द शेड्यूल कर्नाटका इज टू मेक अवेलेबल टू तमिलनाडु एट बिलिंगुंडल a total quantity of 177.25 TMC। जो बिलीगुंडलू है ये एक जगह है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे पड़ती है। यहाँ पे एक डैम भी बना हुआ है जहां से कर्नाटका पानी रिलीज करता है तमिलनाडु को। तो शेड्यूल ये कहता है कि जब नॉर्मल मॉनसून होती है जुलाई के महीने से लेके मई के महीने तक, इतना पानी मिलना चाहिए तमिलनाडु को 177.25 TMC, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, इस क्वांटिटी में से 177 में से जो 123 रिलीज होगा वो जून और सितंबर के महीने में रिलीज होगा, क्योंकि उस समय पैडी कल्टीवेशन पीक पे होती है। भैया चावल को उगाने के लिए आपको पानी चाहिए, तो ये मानसून का महीना होता है, राइट। तो बारिश भी होती है और आपको इरिगेशन के लिए पानी भी चाहिए होता है। ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी 2007 में दे दिया गया था। बाद में इसको 2018 में जो है इसको कंफर्म भी किया गया, लेकिन कर्नाटका ऐसा करता नहीं, और इसलिए कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली यहाँ पे अप्रोच किया है। ये तो छोटी छोटी सी चीजें हो गई, मैंने आपको प्रॉपर कंटेंट भी दिया हुआ है। हालांकि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेके जो पूरा डिस्प्यूट है वो अंग्रेजों के जमाने का है, 150 साल से पुराना डिस्प्यूट है। लेकिन रिसेंटली ये डिस्प्यूट 1974 में शुरू हुआ था, जहां पे डाइवर्ट करने की बात की गई थी वाटर को अलग अलग 4 स्टेट्स के अंदर जहां पे रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं। फिर बाद में 1990 के अंदर हम लोगों ने क्या किया,
कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया, राइट। ये ट्रिब्यूनल ने 17 सालों तक स्टडी किया और फाइनली 2007 में उन्होंने अपना फाइनल ऑर्डर दिया। और जो ऑर्डर क्या दिया था, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन 2007 के अंदर ये डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो पाया। मामला चला गया कहां पे, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को पढ़ने में 6 साल और लगाए और 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली अपना यहाँ पे डिसीजन सुनाया, ठीक है। मतलब वही ट्रिब्यूनल जो होता है। लेकिन 2013 के अंदर भी वो जो है सोल्व नहीं हो पाया। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की स्टडी करने के बाद वो केस चलता रहा लगातार और 2018 में अपना वर्डिक्ट सुनाया। ये अभी फाइनल वर्डिक्ट है 2018 वाला। 2018 के वर्डिक्ट में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कर्नाटका वुड गेट कितना पानी, 284.75 टीएमसी फीट। तमिलनाडु को मिलेगा 404, केरला को मिलेगा 30 टीएमसी और पुडुचेरी को मिलेगा 7 टीएमसी। तो कर्नाटका जो कावेरी रिवर है 4 स्टेट को सर्व करती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये फाइनल वर्डिक्ट है 2018 वाला। लेकिन कर्नाटका, अरे तमिलनाडु को तो पानी तब मिलेगा ना जब कर्नाटका इस पानी को रिलीज करेगा, क्योंकि रिवर कर्नाटका से आ रही है, अपर रिपेरियन स्टेट है। लेकिन कर्नाटका रिलीज नहीं करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन बेंगलुरु का भी हो सकता है। बेंगलुरु पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत बड़ा सिटी बन गया है, तो उसको इंडस्ट्री के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, डोमेस्टिक वाटर के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। पहले इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता था क्योंकि बेंगलुरु उतना बड़ा सिटी नहीं था। लेकिन तमिलनाडु को इतना पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं क्योंकि इस बार मानसून सदर्न स्टेट्स के अंदर लेस देन नॉर्मल हुआ है। कर्नाटका के अंदर तो ऑलमोस्ट ड्रॉट आ गया भैया। हालांकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें, सेंट्रल इंडिया में देखें तो बारिश काफी हो रही है, लेकिन साउथ इंडिया में उतना रेनफॉल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। चलिए अगले बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। विद अमेंडेड एक्ट किकिंग इन, ओडिशा हैज नो डीम्ड फॉरेस्ट। तो सरकार ने नया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है उसको रिलीज किया है, मतलब उसको पास किया है, जिसके अंदर जो फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने की पावर है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है। बट फॉरेस्ट एक स्टेट सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट आप कह सकते हो। देखिए ऊपर हम लोगों ने किया ही था अभी 7th शेड्यूल के अंदर। ये देखिए, जरा दिखाता हूं आपको, यहाँ पे जाके देखिए। तो फॉरेस्ट पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, अभी ये कहाँ चला गया है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर चला गया है। तो मतलब दोनों लोग इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। और सरकार ने अभी जो ये कानून बनाया है नए वाला, तो हमारा जो पुराना एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसके अंदर चेंजेस किए हैं और बेसिकली काफी ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने को लेके। ओडिशा यू नो वेरी वेल के एक फॉरेस्टेड स्टेट है, काफी ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वहां पे हैं, और उसको लेके ये डिस्प्यूट यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ये कानून अप्लाई होता है उड़ीसा के अंदर, तो जो वहाँ की लोकल पंचायत हैं उनसे पावर जो है वो छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। वो डिस्प्यूट की हम पहले बात कर चुके हैं, तो उसमें हम ज्यादा आज नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना आप अलग से पढ़ सकते हो। बट टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, खासकर डीम फॉरेस्ट क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है फॉरेस्ट को: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। और किसी भी पब्लिक को जाना वहां पे अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी वहां पे अलाउड नहीं। ना आप वहां से कुछ गैदर कर सकते, ना ही आप वहां पे ग्रेजिंग कर सकते हो, और ना ही आप वहां से टिम्बर को कलेक्ट कर सकते हो। ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। नो एक्टिविटीज आर अलाउड व्हाटसोएवर। 53% जो हमारे इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है। फिर आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही टेक केयर किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इनकी खास बात यह है, यहाँ पे लोकल लोगों को कुछ एक्टिविटी करना अलाउड है। जैसे वो फूड गैदरिंग कर सकते हैं, अपने मवेशियों वगैरह को, कैटल वगैरह को ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं, फ्यूल, फूड, टिम्बर वगैरह, लकड़ी वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, हनी वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ प्रोविजन यहाँ पे आते हैं। इंडिया के 29 टोटल फॉरेस्ट में से प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है 29%। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कौन से होते हैं?
ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पे किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको भी फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। 18% जो है फॉरेस्ट इस तरह से आता है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट तीन तरह के होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट, कमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है सेंटर और स्टेट दोनों। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका ये होता है कोई भी कंट्रोल कर सकता है, सेंटर भी और स्टेट भी। 95% हमारे इंडिया में टोटल ऐसे ही फॉरेस्ट होते हैं। कमर्शियल फॉरेस्ट यू नो वेरी वेल, जो कमर्शियल पर्पज के लिए होते हैं, तो इनको ज्यादातर हमारी जो लोकल बॉडीज होती हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सॉरी, विलेज पंचायत वगैरह, वो इनको कवर वो इनको कवर करती हैं। 5% जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है वो कमर्शियल पर्पज के लिए होता है। प्राइवेट फॉरेस्ट जो कि प्राइवेट लैंड के द्वारा, प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा कवर किया जाता है, ये 1% यहाँ पे कवर होता है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? डीम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। डीम फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो दिखने में लगता है फॉरेस्ट है, दिखने में वो लगता है फॉरेस्ट है एज पर डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन उसे फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना सेंटर के द्वारा ना स्टेट के द्वारा। उसे हम लोग डीप फॉरेस्ट कहते हैं। डीम्ड फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट लैंड दैट हैज नॉट बीन नोटिफाइड, ना तो सेंटर के द्वारा ना स्टेट के द्वारा, they are called deemed forest. These forests look to be forested but are not listed. But 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया था जिसे कहा जाता है गोदावरमन वर्डिक्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया था गवर्नमेंट को कि डीम फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि डीम फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो लिस्टेड नहीं है, बट 96 का जो गोदावरम जो वर्डिक्ट है उसमें ऐसा कहा गया था कि डीम फॉरेस्ट को भी किया जाए अंडर द प्रोटेक्शन। बट डीम फॉरेस्ट को लेके पूरे देश में कोई एक प्रोविजन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी स्टेट अपनी मर्जी से किसी भी फॉरेस्ट को डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है, और हर स्टेट को अपने अपने हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट के अंदर एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो वहां पे जो है स्टडी करेगी डीम फॉरेस्ट को। उत्तराखंड के अंदर प्रोविजन अलग है, कर्नाटक के अंदर अलग है, नागालैंड में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। तो इसलिए डीम फॉरेस्ट की कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग यहाँ पे किया जाता है। फॉरेस्ट जो टर्म है वो इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990 के अंदर उसको डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जो डिक्शनरी डेफिनेशन फॉरेस्ट की होती है उसके हिसाब से फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जो है वो किया जाए। और डिक्शनरी डेफिनेशन क्या होती है? एज पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लैंड कवर्ड विद ट्रीज, ब्रशवुड एंड जंगल। ये बहुत क्रूड डेफिनेशन है। अब जैसे मान लो मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मैंने उसमें आम के पेड़ लगा दिए, जो मैंने अपने कमर्शियल पर्पज के हिसाब से लगाए, लेकिन डिक्शनरी के हिसाब से तो वो भी फॉरेस्ट हो गया। और अगर आप उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब सरकार उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकती है, कुछ ना कुछ कानून उस पर लागू होगा। भाई वो मेरी लैंड है, मैंने अपनी लैंड में पेड़ पौधे लगाए, मैं उसको जैसे मर्जी यूज करूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस तरह के फॉरेस्ट को भी, जैसे मैंने पेड़ लगाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो डीम फॉरेस्ट उसको डिक्लेयर कर सकती है। ये इसका बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है। ये थोड़ा सा आपको वर्डिट पता होना चाहिए। हालांकि जब हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह की बात करते हैं, फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं, तो कई सारे एक्ट हमारे यहाँ पे आते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे ओवरलैप करती हैं। और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेके, कि इतने सारे कानून हैं और सबकी पावर ओवरलैपिंग है, कंफ्यूजिंग है, क्लियर डेफिनेशन है नहीं। स्टेट, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट अलग कुछ कहता है, सेंटर कुछ अलग कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग कहता है, और इस वजह से क्लियर पिक्चर नहीं हो पाती है कि कौन फॉरेस्ट को कंट्रोल करेगा, या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि डेफिनेशन काफी वेग यहाँ पे है, और बहुत बार तो डेफिनेशन है ही नहीं। ये समस्या हमारे यहाँ पे हो जाती है, तो दैट इज द क्रिटिसिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the windfall tax? Center has raised the windfall profit tax on the domestic crude oil and the export of the diesel while bringing back the levy on the overseas shipment of the ETF. देखिए विंडफॉल टैक्स क्या होता है? आप इसे विंडफॉल गेन टैक्स भी कह सकते हो। विंडफॉल गेन टैक्स, जैसे आप ये मान के चलिए कि भाई
कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी जो है सर्दियों के कपड़े बनाती है, ठीक है, लेकिन उस देश में ज्यादा सर्दी नहीं होती, थोड़ी सर्दी होती है, 15-20 दिन, महीने भर की सर्दियां होती हैं। तो वो कंपनी नॉर्मली काम करती है। लेकिन मान के चलो किसी साल वहां पे स्नोफॉल हो गया, बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, तो अचानक से क्या होगा, विंटर क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से। और जो स्वेटर या जो विंटर क्लोथ पहले आपको 500 रुपए का मिलता था, कंपनी उसके ऊपर 5,000 रुपए चार्ज कर रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई वहां पे कम। तो कंपनी ने क्या किया, अचानक से बहुत ज्यादा गेन कर लिया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। हालांकि उसने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसे कहते हैं विंडफॉल गेन। जैसे उसे कहते हैं विंडफॉल गेन। जैसे अभी आप क्रूड ऑयल कंपनीज की बात करो, हमारे पास रिलायंस रिफाइनरी है, जो कि क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है, उसे रिफाइन करती है, फिर एक्सपोर्ट करती है। नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, अचानक से दुनिया में क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस बढ़े, तो ये जो कंपनीज थी जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती थी, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया अचानक से। उन्होंने कुछ एफर्ट नहीं लिया है, वो तो भला हो रशिया यूक्रेन वॉर का, कि उनका भला हो गया उस चक्कर में। हालांकि उन्होंने कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा जो है R&D नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो प्रॉफिट तो उन्होंने कमाया ना। उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार की नजर रहती है। उन्होंने कहा भाई, क्योंकि ये प्रॉफिट आपने कमाया है और आपने कुछ मेहनत नहीं किया है, बिना मेहनत करे कमा रहे हो, इसलिए इसमें से हमें भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, कुछ शेयर चाहिए। उसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स या विंडफॉल गेन टैक्स। यानी कि आपको एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस की वजह से जो ये प्रॉफिट हुआ है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट, उसके अंदर हमें भी शेयर चाहिए। ये होता है विंडफॉल गेन टैक्स। ज्यादातर ये आपको क्रूड कंपनीज के ऊपर देखने को मिलता है। Why government introduced the windfall gain tax? Because of the redistribution of the unexpected gains. Yes, funding social welfare schemes, of course, and supplementary revenue stream for the government. ये गवर्नमेंट तो जुगाड़ ढूंढती रहती है ना, कहाँ से उसको इनकम होगी। तो ये विंडफॉल गेन टैक्स से उनको बहुत इनकम होती है सरकार को, फिर बाद में हमारे जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होती है, सरकार उसको वहां पे इन्वेस्ट कर देती है, तो इट्स अ गुड थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टीमेट हैव रेलेवेंस। अगर आपके इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको पढ़ने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं आपको बार बार पहले भी बोल चुका होता हूँ, इकोनॉमिक आर्टिकल्स को आप इनिशियल फेज के अंदर अवॉइड करें। पहले इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, टैक्सेशन को लेके, बैंकिंग को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, तब मनी को लेके, तब जाके आप इस तरह के आर्टिकल को पढ़ सकते हो। बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि उतनी बेसिक भी नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है इकोनॉमी की, तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे बात होती है पॉवर्टी की, और सवाल ये उठता है कि भैया पॉवर्टी है क्या। ये भी अपने में बड़ी बात है। पॉवर्टी भी तीन तरह की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और क्रोनिक पॉवर्टी। ठीक है, अब जैसे मान लो आप मुझे कंपेयर करते हो किसी रिक्शा पुलर से, तो वो एक रिलेटिव पॉवर्टी है। उसके हिसाब से आई एम ए रिच पर्सन, मे बी आई एम ए रिच पर्सन। लेकिन अगर आप मुझे मुकेश अंबानी से कंपेयर करोगे, तो आई एम वेरी वेरी पुअर। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है, जहां पे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, is when household income is below a certain level which makes it impossible for the person or family to meet the basic needs। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, फूड, सेफ्टी, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब रोटी कपड़ा मकान, उससे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। अब मान लो चाहे मेरी सैलरी 2 लाख रुपए, लेकिन अगर 2 लाख रुपए में अपनी बेसिक नीड्स में पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं भी गरीब हूं। और अगर मैं 20,000 रुपए में अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा हूं, तो मैं एब्सोल्यूट पोवर नहीं हूं। राइट, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इस तरह से काम करती है। फिर होती है क्रोनिक पॉवर्टी। क्रोनिक पॉवर्टी का मतलब होता है पीपल एक्सपीरियंस डेप्रिवेशन फॉर मेनी इयर्स, समटाइम्स देयर एंटायर लाइव्स, एंड द दिस पॉवर्टी इज इवन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोनिक पॉवर्टी, इतने गरीब हो कि आपके दादाजी भी गरीब थे, आपके पिताजी भी गरीब थे, आप भी गरीब हो, और आपके बच्चे भी गरीब हैं। आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, आपको वो साधन नजर ही नहीं आ रहा कैसे पॉवर्टी से बाहर निकले। ठीक है, उसे कहते हैं क्रोनिक पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो इंडिया में बहुत सालों से रहा है, आज से नहीं।
बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। लेकिन एक्चुअली में इसका आज तक कोई पर्टिकुलर हमें आंसर मिला नहीं है, ये भी बड़ी बात है। किसे गरीब कहें? जो दिन के 50 रुपए कमाता है उसको कहेंगे, जो दिन के 100 रुपए कमाता है, 500 रुपए कमाता है, या 5 लाख रुपए कमाता है, कौन गरीब है? ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें हमेशा कंट्रोवर्सी भी रहती है। नीति आयोग के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले प्लानिंग कमीशन के पास हुआ करती थी, कि कौन गरीब होगा। तो एक लाइन जो है, एक लाइन डिक्लेयर की जाती है जिसे पॉवर्टी लाइन कहते हैं। इससे नीचे वाले लोग गरीब होते हैं, इससे ऊपर वाले लोग गरीब नहीं होते हैं। मैं रिच नहीं कह रहा हूं कि इस लाइन के ऊपर जो रिच है, ऊपर है वो रिच है, जो नीचे है वो पुअर है, नहीं नहीं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे रख दिया 100 रुपए एवरी डे, एक पॉवर्टी लाइन है। 100 रुपए से कम अगर आप कमा रहे हो पुअर हो, 100 रुपए से ऊपर कमा रहे हो यू आर नॉट पुअर। अगर आप 101 रुपए कमा रहे हो तब रिच थोड़ी ना हो जाओगे। एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जो 101 रुपए कमा रहा है वो अचानक से रिच थोड़ी हो जाएगा 1 रुपए में। तो जो इस लाइन से ऊपर है दे आर नॉट पुअर, जो लाइन से नीचे है दे आर पुअर। यहाँ पर रिच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि रिचनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है भाई। ठीक है, किसी के कंपैरिजन में मैं रिच हो सकता हूँ, मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में मैं पुअर हो सकता हूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेटिव थिंग। प्री इंडिपेंडेंस ये हम लोग बात करें तो दादा भाई नौरोजी जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में पॉवर्टी लेवल को डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने ने कहा 16 रुपीज टू 35 रुपीज पर कैपिटा, ठीक है, एवरी ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ 1867 से 1868। मतलब एक साल में अगर कोई आदमी 16 रुपए से लेके 35 रुपए कमाता है तो वो इंडिया में पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, इससे नीचे है तो आप गरीब हो। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राइस फ्लावर दाल सब्जी वगैरह आप इसमें आराम से खरीद सकते हो। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसने कहा 15 रुपए से 20 रुपए एवरी मंथ लिमिट रखा। 1944 में बॉम्बे प्लान के द्वारा इन्होंने कहा 75 रुपए एवरी ईयर। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन की इन्होंने बात किया। आपको सुन के बड़ी हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि ये स्टडीज बहुत एक्सटेंसिव नहीं की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कई सारी कमिटीज को बनाया, लेकिन जो कमिटीज सबसे ज्यादा न्यूज में रहती हैं वो ये वाली कमेटी है जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है, 3 कमेटी। लक्कड़वाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी, और एक आती है रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन जी ने आज का आर्टिकल लिखा है बेसिकली। ठीक है, वही रंगाराजन जी ने आज का आर्टिकल लिखा है। उनकी भी कमेटी बनी थी, बड़ी फेमस कमेटी रही है। लक्कड़वाला कमेटी ने जो पॉवर्टी को डिफाइन किया वो पैसे की टर्म में नहीं किया, उन्होंने कैलोरी के टर्म पे किया, कि रूरल एरियाज में कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हो, अर्बन एरिया में कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हो। तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग कैलोरी को डिफाइन नहीं करेंगे। कैलोरी से गरीबी डिसाइड नहीं होती है, गरीबी डिसाइड होती है कंजप्शन से, कि आप कितना कंज्यूम करते हो। तो ने एक बास्केट बनाया, उस बास्केट के अंदर फूड आइटम्स और बहुत सारी चीजें रखी, कि आप वो कितना कंज्यूम करते हो, उसके बेसिस पे पॉवर्टी डिसाइड की जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गरीब आदमी ज्यादा कंज्यूम करता है, जैसे जैसे आप अमीर आदमी ज्यादा कंज्यूम करता है, जैसे जैसे आप गरीब होते जाते हो आपकी कंजप्शन कम होती रहती है। तो इन्होंने इस बेसिस पे कहा, और इन्होंने इस बेसिस पे ये डिसाइड किया, जैसे क्लोथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल्स वगैरह वो इन्होंने इंक्लूड किए, कि इंडिया में 21.9% जो है वो गरीबी रेखा से लोग नीचे है। और ये जो कंजप्शन पैटर्न का इन्होंने डिसाइड किया, इसके उन्होंने फिर इसकी प्राइसिंग रखी, प्राइसिंग। और इन्होंने ये कहा कि 446 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड 578 रुपीज पर मंथ इन द अर्बन एरियाज। ये इन्होंने एक लाइन रखी 2004-2005 के बेसिस पे। बाद में इसको नॉर्मली जो है थोड़ा सा एक्सपेंड किया, और 2010-11 में इन्होंने कहा कि 1000 रुपए एक अर्बन एरिया के लिए और 816 रुपए रूरल एरियाज के लिए जो आदमी अर्न करता है एक महीने में वो गरीब नहीं है। काफी कंट्रोवर्सी हुई इसको लेके। फिर रंगाराजन जी आए। रंगाराजन जी ने कहा कि देखो, इन्होंने क्या किया, दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, कैलोरी को भी कंबाइन कर दिया और कंजप्शन को भी कंबाइन कर दिया, और एक कॉमन फैक्टर निकाला। और इन्होंने कहा कि 32 रुपीज पर डे इन रूरल एरियाज और 47 रुपीज पर डे इन अर्बन एरियाज। अगर आप इतना कमाते हो हर दिन 30 रुपए 32 रुपए, तो आप गरीब नहीं। और इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। हालांकि आप महीने भर में देखोगे तो 1000 रुपए के लगभग बनता है ना। रूरल एरिया में 1000 रुपए और 1200-1300 रुपए बनता है आपका अर्बन एरियाज में बनता है। ये जो डिफाइन उन्होंने किया, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो हमारा वर्ल्ड बैंक है
वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी डेफिनेशन के साथ मैच करता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया और कंजम्पशन पैटर्न को भी इंक्लूड किया। बाद में जो कमेटी की रिपोर्ट है वो 2014 के अंदर इसको फाइनली सबमिट किया गया। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को ऑफिशियली एज सच रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन रंगाराजन कमेटी ने जो एक चीज बोली जो काफी इंटरेस्टिंग थी, जो पिछली कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी, जिन्होंने कहा था कि 21.9% लोग इंडिया में गरीब हैं, उसको अपडेट किया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इंडिया में लगभग 29.5% लोग गरीब हैं। पहले के वाले कंपैरिजन में इन्होंने इंक्रीज कर दिया, 30% लोग इंडिया में गरीब हैं। इन्होंने कैलोरी के बेसिस पे क्या कहा, 2090 कैलोरी इन द सिटीज एंड 2155 कैलोरी इन द रूरल एरियाज। अगर आदमी कंज्यूम करता है एवरी डे तो वो गरीब नहीं है। रूरल एरिया में कैलोरी को ज्यादा क्यों रखा गया है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें ज्यादा कैलोरी चाहिए होता है। 48 ग्राम प्रोटीन इन रूरल एरियाज, 50 ग्राम इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। 7 डे जो 7 डे का जो डेटा लिया गया था वो लिया गया था ऑयल, एग, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह कितना कंज्यूम करते हो। 30 दिन का जो एवरेज लिया गया था वो फूड, फ्यूल, लाइट, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए इन्होंने किया था। मेडिकल, रेंट, टैक्सेस वगैरह कितना देते हो। तो ये है रंगाराजन कमेटी के बारे में, जो कि यहाँ पे इन्होंने पॉवर्टी की बात कही है। ठीक है जी, उसके अलावा बस इतना ही था आज की इसमें। तो फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके भी इन्होंने कुछ बात कही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम लोग हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीनों चीजें लेते हैं, जो कि हमारा नीति आयोग भी डिसाइड करता है, और ये अपना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो भी होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मतलब हम सिर्फ पैसे से पॉवर्टी नहीं डिफाइन कर रहे हैं, पैसे के अलावा हेल्थ और एजुकेशन से भी डिफाइन करेंगे। आज के आर्टिकल में मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कही गई है कि क्या गरीबी को मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी से मेजर किया जाना चाहिए या कंजम्पशन मेथड से किया जाना चाहिए। रंगाराजन जी ये कहते हैं कि देखिए सी रंगाराजन जी ये कहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पॉवर्टी है ना वो कंजम्पशन के बेस पे होनी चाहिए, कि आप कितना कंज्यूम करते हो। क्लोथ्स, फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, रेंट वगैरह, वो सब इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। खैर ये इनका अपना मानना है, अब वो सही है गलत है वो एक अलग बात है। हालांकि नीति आयोग भी अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करता है। तो ये था आज के लिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।